हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में तुलना। ठीक, तो लैमार्कवाद क्या होता है, डार्विनवाद क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लैमार्कवाद क्या होता है, इसके बाद देखेंगे डार्विनवाद क्या होता है। तो ये प्रकृतिवादी थे लैमार्कवाद और डार्विनवाद। इन्होंने जिराफ की गर्दन मतलब जो जिराफ की गर्दन थी उसको लेकर अपने अपने तर्क दिए थे। ठीक, तो दोनों लोगों ने कुछ अलग अलग तर्क दिए थे, दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपका आ सकता है। ठीक, तो चलिए दोनों में देख लेते हैं। पहले आपको एक तरफ लैमार्कवाद लिख लेना है, दूसरी तरफ आपको डार्विनवाद लिख लेना है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो जिराफ की जो गर्दन थी उसको लेकर लैमार्क जी ने क्या बताया था। लैमार्क के अनुसार है कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी, इसे तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती थी। ठीक, तो लैमार्क ने क्या बताया कि जो जिराफ थे उनके पूर्वजों की जो गर्दन थी वो सामान्य रूप से क्या थी, लंबी थी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या बताया कि जो जिराफ की गर्दन थी वो सामान्य लंबाई की थी, इन्हें तत्कालीन वातावरण घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाता था। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि गर्दन की पूर्वजों की सामान्य लंबाई की थी। और डार्विन ने क्या बताया कि डार्विन के अनुसार है कि तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी तथा लंबी गर्दन वाले भी। तो लैमार्क ने क्या बताया कि बच्चों जो जिराफ थे जिनके पूर्वज कैसे थे, सामान्य लंबाई के गर्दन वाले थे, यानी कि न छोटे थे न बड़े थे, दोनों की जो मतलब गर्दन की लंबाई थी वो मीडियम थी। ठीक, और जो डार्विन ने बताया कि जो इनके पूर्वज थे, इनके जो पूर्वजों की गर्दन की लंबाई थी कुछ की छोटी थी और कुछ जो जिराफ थे उनकी गर्दन कैसी थी, लंबी थी। यानी कि जो इनके पूर्वज थे इनके अकॉर्डिंग दोनों तरह के थे, कुछ लंबी गर्दन वाले और कुछ छोटी गर्दन वाले। ठीक, इसके बाद लैमार्कवाद में सेकंड पॉइंट देखेंगे कालांतर, यानी कुछ समय में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। ठीक, तो कालांतर मतलब कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ कि वातावरण शुष्क हो गया, यानी कि वातावरण में सूखा पड़ने लगा और वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे कम रह गए ज़मीन पर। तो पेड़ पौधे काफ़ी ऊंचाई पर हरी पत्तियां मिलती थीं, तो जिनके खाने के लिए वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को ऊपर खींच खींच कर प्रयोग करना पड़ता था, जिससे कि लैमार्कवाद के अकॉर्डिंग गर्दन क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक, तो डार्विनवाद ने इसमें क्या तर्क दिया कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार की जिराफों को संघर्ष करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ क्या हुए, विजयी हो गए। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि दोनों तरह के गर्दन वाले जिराफ थे, छोटी गर्दन वाले भी और लंबी गर्दन वाले भी। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि इनके सामान्य गर्दन वाले थे, जिन्होंने मतलब पेड़ पौधों की जो पत्तियां थी खाने में गर्दन ऊपर की, तो धीरे धीरे ऊपर करते करते इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। और इन्होंने क्या कहा कि जब वातावरण में परिवर्तन हुआ दोनों तरह के जिराफ पाए जाते थे, छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन वाले। तो जो छोटी गर्दन वाले थे वो पीछे रह गए और जो लंबी गर्दन वाले थे वो आगे निकल गए, यानी कि वो विजयी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। तो लैमार्कवाद ने क्या बताया, लैमार्क ने कि निरंतर लंबाई की ओर गर्दन को खींचने से क्या हुई, गर्दन की लंबाई धीरे धीरे क्या हुई, जिराफ की बढ़ गई। इन्होंने बताया था सामान्य थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वातावरण परिवर्तन हुआ, खाने पीने की सामग्री नीचे नहीं मिलती थी, तो ऊपर जब पेड़ पौधों के ऊपर जब पत्तियां लेने के लिए वो गर्दन ऊपर करते थे, तो धीरे धीरे उनकी गर्दन ऊपर करते करते क्या हुई, लंबी हो गई। ठीक, तो डार्विन ने इसमें क्या बताया कि इसमें गर्दन की लंबाई अलग अलग वंशागत की थी।
इन्होंने साफ कह दिया कि कुछ जिराफ छोटे थे, कुछ जिराफ लंबी गर्दन के थे। तो जो लंबी गर्दन के थे वो विजयी हो गए और जो छोटी गर्दन के थे उनकी वंशज क्या हुई, धीरे धीरे विलुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। नेक्स्ट स्टेप 4 पॉइंट, गर्दन की बढ़ी हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हुई तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान प्रजाति विकसित हुई। ठीक, इनके अकॉर्डिंग क्या हुई कि धीरे धीरे क्या हुई, वंशागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी थे तो वो लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा होने लगे और जो सामान्य लंबाई की गर्दन वाले थे वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे और परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान प्रजाति विकसित हो गई। ठीक, और इन्होंने क्या बताया कि प्रकृति वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान प्रजाति विकसित हो गई। ठीक, तो दोनों में ये डिफरेंस था कि इन्होंने बताया कि दोनों तरह के, मतलब लैमार्क ने बताया कि सामान्य गर्दन वाले जिराफ सबसे पहले पैदा हुए थे और इन्होंने बताया कि दोनों तरह की जिराफों की प्रजाति धरती पर थी, छोटे गर्दन वाली भी, लंबे गर्दन वाली भी। फिर दोनों ने क्या बताया कि धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ जिसके कारण उनको खाने पीने का सामान नीचे नहीं मिलता था तो गर्दन ऊपर उठाने लगे। तो लैमार्क के अकॉर्डिंग क्या हुई कि धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाने से क्या हुई, इनकी गर्दन धीरे धीरे बढ़ने लगी और जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी गर्दन जब बढ़ने लगी तो जो नई उनकी जो संतान होती थी उसमें भी उसी तरीके से गर्दन लंबी होती गई। ठीक, इसमें क्या हुआ डार्विनवाद में कि इनकी जो जाति थी दोनों तरह की थी, छोटी गर्दन और लंबी गर्दन दोनों तरह की। तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि इसमें जो छोटी गर्दन वाले थे वो धीरे धीरे पीछे रह गए, यानी कि उनकी प्रजाति लुप्त होने लगी और जो लंबी गर्दन वाले थे वातावरण के परिवर्तन के साथ इनकी जो वंशागति थी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे छोटी गर्दन वाले विलुप्त हो गए और लंबी गर्दन वाले जिराफ की जो प्रजाति है वो विकसित हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये था बच्चों आपका लैमार्क और डार्विनवाद में डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा आपका पूछा जाता है, हो सकता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे होते हैं तो उसमें भी आपका पूछा जाता है कि बच्चों बताइए लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लैमार्कवाद ने जिराफ के बारे में क्या बताया और डार्विनवाद में क्या बताया गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो बच्चों इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। तो bandhanaclasses.com पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।